हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो टुडेस टॉपिक इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, तो इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है उसको अंडरस्टैंड करने से पहले जो हमें ऑलरेडी पता है कि दिस इज कॉल्ड एज कोरोजन, उसकी बात कर लेते हैं। हम क्या कहते हैं, हम अपने घर पे भी अपने पेरेंट्स से या अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स उनसे सुनते होंगे कि ये जो अलमीरा है इसमें जंग लग गया है, जो बेड है इसमें जंग लग गया है। तो उनके नजरिए में जंग लगना क्या है, रस्टिंग क्या है। हम ये कहते हैं कि जो भी आपके पास आयरन का सब्सटेंस है, अलमीरा है या बेड है, रॉड है, जो भी है, उसकी जो बाहरी परत होती है उसमें क्या होता है कि ऐसे आपको ब्राउन कलर की एक लेयर दिखती है ना। उसको हम क्या कहते हैं कि उसमें जंग लग गया है, ब्राउन कलर की लेयर होती है। तो एक्चुअल में वहां पे हो क्या रहा है कि जो भी आपके पास आयरन है, आयरन की रॉड है या बेड है, वहां पे धीरे धीरे जो आयरन की जो अपर लेयर है वो डिटेरिएट हो रही है, कम हो रही है ना, ऐसा ऐसा हम कह सकते हैं। तो एक्चुअल में जो कोरिजन की डेफिनेशन है वो भी वही चीज है, बट उसको हम थोड़ा सा साइंटिफिक वे में और केमिस्ट्री के वे में अंडरस्टैंड करेंगे। कोरिजन इज डिफाइंड एज द डिटेरिएशन ऑफ अ सब्सटेंस बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन विद एनवायरमेंट ड्यू टू कोरिजन। ठीक है। अब यहाँ पे सब्सटेंस की जगह अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो आप मेटल बोल सकते हैं। ठीक है, मेटल की बात हो रही है। और एनवायरनमेंट जो यहाँ पे लिख रहे हैं ये कि एनवायरनमेंट, इस एनवायरनमेंट में मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक तो गैसेस प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में, प्लस वाटर मॉइस्चर होता है, वाटर, जिसको हम मॉइस्चर की फॉर्म में यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो हो क्या रहा है कि कोई भी मेटल है, यहाँ पे जो भी मेटल है वो डिटेरिएट हो रहा है धीरे धीरे। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी रिएक्शन हो रही है एनवायरनमेंट के साथ। अब एनवायरनमेंट में ऐसा क्या है जिसके साथ रिएक्शन हो रही है? एनवायरनमेंट में है गैसेस, ठीक है, और एनवायरनमेंट में है वाटर। तो मतलब कि यहाँ पर किसी भी मेटल की रिएक्शन होंगी, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट गैसेस हो सकती हैं या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उसके साथ जब रिएक्शन होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर बनेंगे आपके ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। और जो मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे उन्हीं को फर्दर हम, जो लास्ट में फॉर्मूला डराइव होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ दैट मेटल। ठीक है, मतलब जो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे लास्ट में आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ मेटल। राइट। अब हम जो यहाँ पे स्टडी करेंगे वो किसके रिगार्डिंग स्टडी करते हैं? आयरन के रिगार्डिंग स्टडी करते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली हम आयरन के रिगार्डिंग स्टडी करें तो लास्ट में क्या कहूंगी मैं यहाँ पे, आयरन का ऑक्साइड और आयरन की क्या हो रही है बेटा, फिर रस्टिंग हो रही है। तो आप पहले अंडरस्टैंड करो कि कोरोजन और रस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। कोरोजन जो है एक वाइडर टर्म है। कोरोजन में आप किसी भी मेटल का कोरोजन करवा सकते हैं। लेकिन जब रस्टिंग वर्ड यूज करते हैं हम, तो रस्टिंग का मतलब होता है एक स्पेसिफिक मेटल की बात हो रही है, सिर्फ एक मेटल की कोरोजन हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोरोजन एंड रस्टिंग। बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कोरोजन एंड रस्टिंग आर सेम थिंग। नो बेटा, दीज आर डिफरेंट। कोरोजन इज अ वाइडर टर्म जहां पे आपके पास सारे मेटल्स आ जाएंगे। रस्टिंग इज स्मॉलर टर्म जहां पे हम सिर्फ एक पर्टिकुलर मेटल के रिगार्डिंग में बात करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कोरोजन के एग्जांपल क्या क्या है? फर्स्ट एग्जांपल देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो हम अभी काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको हम लास्ट में, मैंने आपको कहा अभी कि आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में जब हमें मिलेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला कहते हैं, राइट। फिर सेकंड आता है टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है, अगर आपने नोटिस किया हो कभी, तो उसमें वो धीरे धीरे टर्निश हो जाती है, मतलब कि सिल्वर के सल्फाइड वहां पे फॉर्म हो जाते हैं। आपकी जो सिल्वर होती है ना, वो एनवायरनमेंट के जब कांटेक्ट में आती है तो उसमें क्या हो जाता है, वो टर्निश हो जाती है। टर्निश का मतलब है कि उसमें वो रिएक्शन कर देती है, आपकी सिल्वर जो है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट मॉइस्चर और गैसेस के साथ क्या करती है, रिएक्शन कर देती है, और क्या बनता है फिर हमारे पास वहां पे सिल्वर सल्फाइड बनते हैं। और कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है। कलर वहां पे आपको अगर देखने को मिलेगा तो वो किस तरह का कलर होता है, ब्लैक भी हो सकता है और ग्रीन भी होता है। ठीक है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर कार्बोनेट, मतलब जो कॉपर के जो आपके पास बर्तन होंगे या कुछ और चीजें होंगी कॉपर की, तो उसमें भी क्या होता है, ग्रीन कोटिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है। जो ग्रीन कोटिंग वहां पे डेवलप हो रही है वो किसकी होती है, वो होती है कॉपर कार्बोनेट की। तो मतलब कि जो कॉपर है वो जब भी एनवायरनमेंट के इसमें आ रहा है तो वहां पे कॉपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब रिएक्शन हो रही है उसकी। और उसके बाद फिर वहां पे उसकी जो कोटिंग हो रही है, मतलब जो भी कलर वहां पे आ रहा है वो कौन सा है, ग्रीन कलर है। तो उसका मतलब वो भी क्या हुआ कि कोरोजन ही हो रहा है। तो देखो कोरोजन यहाँ पे क्या क्या हो गया, आयरन का हम डिस्कस करेंगे, सिल्वर का जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते भी हैं, फर्दर फिर कॉपर का ही एग्जांपल दिया है।
तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है हमारे कोरोजन के। अब हम जो यहाँ पे काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपके जो सिलेबस में भी है वो कौन सा है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दैट व्हाट इज रस्टिंग ऑफ। नाउ लेट्स डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ आयरन कोरोजन। अब इसको डिस्कस करने से पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए दैट व्हाई वी आर स्टडीइंग कोरोजन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। अब बेटा इसका आंसर ये है कि कोरोजन जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। ठीक है, अब हम इस पूरे चैप्टर में स्टडी करते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना क्या होता है, जहां पर कि आपकी केमिकल प्रोसेसेस जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हैं। तो केमिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, राइट। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस हो रही है और ये सुनने में आपको थोड़ा अलग भी लगा, फैसिनेटिंग लग रहा हो कि कोरोजन में कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बन रही है और हम उसको यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। बेटा इसको हम इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट में बनती है और जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको इसकी क्लैरिटी और ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन भी होंगे, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होगा। इलेक्ट्रॉन का गेन और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल भी डेवलप हो रहा होगा फिर तो, ठीक है। तो पोटेंशियल भी क्या होगा बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल भी डेवलप होता है। तो ये इसी रीजन की वजह से जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, जो कोरोजन है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है तो इसका मतलब ये हुआ दैट करंट कैन बी डिराइव्ड विद रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। मतलब कि जो करंट है, जो हमने पीछे जब हमने डेरिवेशन की थी वहां पे हमने करंट का ओवरऑल डिस्कशन किया था। तो करंट भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। करंट भी डिराइव कर सकते हैं विद दिस रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो हम डिस्कस कर लिए दैट इट इज एन एसेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। सेकंड में ये क्या कह रहे हैं, एट अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड दैट स्पॉट बिहेव एज एनोड। अब हमने यहाँ पे बात की कि इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा है और फिर पोटेंशियल भी डेवलप हो रहा है। तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एनोड भी आने वाला है हमारे पास और साथ में कैथोड भी आने वाला है। अब इस पॉइंट को, इस सेकंड पॉइंट को हम इस डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। अब देखो बच्चे, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये आपका आप कंसीडर करो कि ये आपके पास आयरन की रॉड है, ठीक है, आयरन की रॉड है। जो ब्लू वाला पार्ट आपको बाहर दिख रहा है ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। डायग्रामेटिकली यहाँ पे इन्होंने ये एक्सप्लेन किया। अब जो आयरन की रॉड है इसमें क्या हो रहा है, रस्टिंग हो रही है, रस्टिंग स्टार्ट हो रही है। अब जब रस्टिंग होगी तो क्या होगा, रस्टिंग होगी तो यहाँ पे जैसे ये वाला स्पॉट है, ये वाला जो स्पॉट आपको दिख रहा है, यहाँ पे दो आयरन दिखा रहे हैं आपको ये। ऐसे तो इस रॉड में बहुत सारे आयरन होंगे, दो ही नहीं होंगे, बहुत सारे आयरन होंगे। बट एक्चुअल में यहाँ पे इसका जो मैकेनिज्म है हम सिर्फ दो आयरन के बिहाफ पे ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है बेटा, आपके पास इस स्पॉट पे, छोटा जो स्पॉट आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला स्पॉट कंसीडर कर लो। इस स्पॉट पे क्या हो रहा है कि आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयरन यहाँ पे क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, उसके लॉस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये फर्दर बाद में जाके एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो चेक करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि आयरन का क्या हुआ। अब आयरन ने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब ये आयरन जो है वो सरफेस के ऊपर है। हाँ, वन मोर थिंग कि जो कॉरिजन है या जो हम स्टडी कर रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक क्या है बेटा, सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। सरफेस के ऊपर ही होने वाला फिनोमिना है ये। तो ये सरफेस के ऊपर होगा स्टार्ट पर धीरे धीरे अंदर तक उसको खत्म कर देता है। तो यहाँ पे क्या है, जो सरफेस है ना, सबसे ऊपर अपर लेयर जो यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं। तो यहाँ से मान लीजिए कि एक आयरन यहाँ से गया, एक आयरन यहाँ से गया, तो ये स्पॉट बन गया। अब इस आयरन ने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब ये आयरन जो है वो एटमॉस्फेयर में फ्रीली घूम रहा है इस तरीके से, Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में। जब ये Fe2 पॉजिटिव एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो एनवायरनमेंट में क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन गैस होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। और जब वो उसके कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, ये आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। कंबाइन होकर ये हमें क्या देगा फिर, मेटल ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की यहाँ पे क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। तो आयरन तो इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। मतलब आयरन जो है वो यहाँ पे एज अ एनोड काम कर रहा है। फिर मतलब कि ये वाला जो स्पॉट यहाँ जो मैंने आपका लिखा हुआ है, ये वाला, ये स्पॉट आपका एज अ एनोड बिहेव कर रहा होगा, राइट।
अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट। तो कॉरोजन क्या हुआ बेटा, फिर यहाँ पे कॉरोजन को क्या मैं ये कह दूं कि कॉरोजन जो है वो एक ऑक्सीडेशन फिनोमिना है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल हो रही है जहाँ पे, ठीक है। तो कॉरोजन क्या हुआ, कॉरोजन इज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, या रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल होगी तभी आगे फर्दर आपकी रिएक्शंस होंगी फिर, राइट। अब देखो, आयरन तो ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको एक और रिएक्शन दिख रही होगी रिडक्शन की। रिडक्शन में क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, वो किसके साथ कंबाइन हो रही है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर यहाँ पे क्या कर रही है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है आयरन की और रिडक्शन हो रही है ऑक्साइड की। चलिए, अब डायग्राम में तो हमें ये समझ में आ गया, यहाँ से जो 4 इलेक्ट्रॉन टोटल आए, वो 4 इलेक्ट्रॉन फर्दर फिर जब रिडक्शन हुई तो ऑक्सीजन ने गेन कर लिए, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे रिएक्शन की तो वाटर की फॉर्मेशन हो गई। तो इस तरीके से हमारी क्या हो गई, फिर रिएक्शन हो गई, जो रिएक्शन हम काफी डिटेल में अभी आगे वाली स्लाइड में डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ तक अभी हमें जो जो पॉइंट्स क्लैरिटी मिल रही है वो क्या क्या है, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, दूसरा कि corrosion is oxidation of metal and corrosion is a surface phenomena। ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं, हमने कहा कि एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एनोड पे किसकी हुई बेटा, आयरन की हुई। हमने कहा कि हम यहाँ पे 2 आयरन के रिस्पेक्ट में इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आयरन जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए बेटा, लूज कर दिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो यहाँ पे ये क्या बन गया, फेरस आयन बन गया, ठीक है, फेरस। जब भी आयरन के ऊपर +2 चार्ज होगा तो उसको क्या कहते हैं, हम फेरस कहते हैं। जैसे जैसे चार्ज बढ़ जाएगा, अब यहाँ पे मान लीजिए +3 हो जाता है, जिसको मैं क्या कहूंगी, फिर फेरिक कहूंगी, ठीक है, फेरिक। तो आपको भी ये याद रखना है कि अगर दो सेम मेटल है उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, तो जो छोटा वाला चार्ज होगा वो फेरस, अस मतलब OUS लगाएंगे, जो बड़ा चार्ज होगा वहां पे इक लगा देंगे, फेरिक, राइट। तो यहाँ पे फर्दर बाद में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड भी बनेंगे, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव आयन मतलब फेरस आयन यहाँ पे बन रहा है। +4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुए, लूज हुए। अब बच्चे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब ये हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे, उस स्पॉट पे, वो कितना होगा, वो होगा 0.44 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया। अब क्योंकि हम यहाँ पे जो स्टडी करते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में है, दैट इज इन दी, दैट इज ऑक्सीडेशन की जगह हम किसको लेंगे, फिर रिडक्शन को लेंगे। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाता है वो कितना हो जाएगा, फिर -0.44। अब हमें पता है कि इनका रिलेशन आपस में क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव में है और मुझे यहाँ पे इसको रिडक्शन में करवाना है तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे जब रिडक्शन की फॉर्म में इसको लेंगे तो आपके पास जो सेल पोटेंशियल आएगा वो कितना होगा, -0.44 वोल्ट, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड एट एनोडिक स्पॉट, जो एनोड स्पॉट बना वहां पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, मूव थ्रू दी मेटल, मेटल से वो मूव हुए, एंड गो टू अनदर स्पॉट, अब वो दूसरे स्पॉट पे चले गए, ऑन द मेटल, एंड रिड्यूस ऑक्सीजन। जब वो दूसरे स्पॉट पे गए तो उसने क्या किया कि ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, वहां पे H पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट थे, राइट। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म हमने पीछे अंडरस्टैंड किया ना कि इलेक्ट्रॉन आपके लूज हुए, अब वो इलेक्ट्रॉन बाद में किसने गेन कर लिया, ऑक्सीजन ने गेन कर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो फिर वहां पे क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, और वो वाला जो स्पॉट था वो क्या बन गया आपका, फिर कैथोड बन गया। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है फ्रॉम H2CO3, ये H2CO3 कहाँ से आया, आप सोच रहे होंगे ना। H2CO3 आया क्योंकि हमारे पास जो एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी है और कुछ वाटर जो है उसके मॉइस्चर के फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, ठीक है। तो जब ये कंबाइन हुआ तो क्या बन गया, ये H2CO3। अब ये जो H2CO3 बना बेटा, इस H2CO3 का जब डिसोसिएशन होगा तो वो किस तरीके से होता है, दैट इज H पॉजिटिव प्लस सी HCO3 नेगेटिव। तो ये जो H पॉजिटिव आया ना, यहाँ पे जो कह रहे हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव यहाँ से आया था, ठीक है। इस H पॉजिटिव की प्रेजेंस में फिर ऑक्सीजन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। अब जिस स्पॉट पे रिडक्शन हो रही होगी उस स्पॉट को हम क्या बोलेंगे, फिर कैथोड बोलेंगे,
चलिए अब बात करते हैं कि कैथोड पे क्या हो रहा होगा। अब कैथोड पे क्या हुआ बच्चे, कैथोड पे ऑक्सीजन जो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, और किसकी फॉर्मेशन हुई, वाटर की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन हुई तो इस रिएक्शन में जो आपके पास यहाँ पे ई नॉट सेल आ रहा था, वो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1.23 वोल्ट। मतलब कैथोड के ऊपर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, और जिसको हमने कहा फर्दर दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो कितना था, 1.23। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि ऑक्सीजन जो है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, ग्राउंड स्टेट पे है। लेकिन जब यहाँ पे फर्दर रिएक्शन हुई तो यहाँ इस केस में यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कितना आ गया बेटा, -2, ठीक है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 से -2 जा रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन कहाँ होती है, कैथोड पे होती है। अब ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखो तो जो जो आयंस यहाँ से कैंसिल आउट होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास जो फाइनल रिएक्शन बचेगी वो कौन सी होगी, दैट इज 2Fe plus O2 plus 4H positive. It gives us 2 Fe plus 2 ion plus 2 H2O. This is your overall reaction जो आपको याद भी रखनी है, ठीक है। क्योंकि आपको आपको अभी तक पता तो चल गया है कि कोई इस चैप्टर में आपको रिएक्शंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर इसमें रिएक्शंस जो हैं वो लर्न करनी पड़ेंगी, राइट। बट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे ना कंसेप्ट को तो रिएक्शंस अपने आप आपको लर्न हो जाएंगी। अब देखो बच्चे, यहाँ पे फाइनल हमारे पास ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई, और इस ओवरऑल रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल आया वो कितना आ गया, दैट इज 1.67 वोल्ट। आप इसको चाहो तो ऐसे लर्न कर लो, अदरवाइज आपको पता है कि अब आप लोगों ने ई ऑक्सीडेशन भी निकाल लिया है, पीछे जब हमने चेक किया, और हमारे पास यहाँ पे ई रिडक्शन भी आ चुका है, मतलब कि कैथोड वाला पार्ट भी आ चुका है, कैथोड पे कितना सेल पोटेंशियल था और एनोड पे भी कितना था। तो इन दोनों का रिलेशन आप लगा के यहाँ पे फर्दर वैल्यूज को पुट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1.23 था और यहाँ पे कितना था, -0.44 था। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली लर्न कर पाए तो बेटर है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इस स्पॉट जो छोटा सा आपके पास रॉड थी, उस रॉड पे अब दो स्पॉट हैं, एक ही रॉड पे दो स्पॉट हैं, एक जो है वो आपका एनोड की तरह बिहेव कर रहा है स्पॉट, और एक जो है वो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये एनोड स्पॉट स्पॉट बोल रहे हैं, और इसको हम क्या कह रहे हैं फिर, कैथोड स्पॉट कह रहे हैं। तो ये रही हमारी ओवरऑल रिएक्शन। अब जो आयरन टू पॉजिटिव आयंस हैं आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वो फर्दर फिर से क्या हो जाते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किसमें, टू फेरिक आयंस, ठीक है। दिस कम्स आउट एज रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब जो रस्ट का फॉर्मूला बनता है वो क्या हो जाता है फिर, Fe2O3XH2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, जिसको जिसको हम क्या कह रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड कह रहे हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एंड विद फर्दर प्रोडक्शन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब इसकी रिएक्शन थोड़ी सी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि आपके पास जो आयरन 2 पॉजिटिव है, जिसको हम फेरस आयन कह रहे हैं, ये क्या हुआ, ये फर्दर इसने रिएक्शन कर दी, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दी, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट था इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो फेरस आयन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया फेरिक आयंस में, ठीक है, फेरिक आयंस में। अब देखो बच्चे, यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड पे था, यहाँ पे +2 चार्ज था, और Fe2O3 में बताऊं तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा हमारे पास, +3। अगर आपको ये कैलकुलेट करने नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। Fe2O3 है, ठीक है, तो कितना बन गया, 2x, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है तो कितना हो जाएगा ये, 3 मल्टीप्लाइड बाई -2। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, वो आ जाएगा +3। तो +3 हो गया, +3 का मतलब क्या हुआ कि फेरिक आयंस बन गए अब ये, ठीक है। अब क्या होगा, दैट इज Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 प्लस XH2O, SH2O, ये क्या बना रहा है फिर, दैट इज Fe2O3 XH2O। ये क्या बन गया बेटा हमारे पास, फॉर्मूला बन गया किसका, रस्ट का फॉर्मूला बन, जनरलाइज्ड फॉर्मूला है ये रस्ट का। और इसका जो कलर होता है वो कौन सा होता है, दैट इज ब्राउन, ठीक है, ब्राउन कलर होगा इसका। अब यहाँ पे एक्स क्यों लिखा बेटा हमने, कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एटमॉस्फेयर में
वेदर के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा हॉट वेदर है तो उस टाइम पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कम होंगे एटमॉस्फेयर में। लेकिन अगर समर है, बारिश का मौसम है, तो वहां पे वाटर कंटेंट ज्यादा होगा। तो इसलिए एक्स, एक्स का मतलब हो कि यहाँ पे वेरिएबल है, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर का वेदर बाहर का किस तरह से है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। इसको याद करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपसे एमसीक्यू फॉर्म में बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ठीक है, Fe2O3 XH2O। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की। देखो, कोरोजन को प्रिवेंट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी का सिनेरियो अगर आप देखो तो बच्चे, आयरन से बहुत कुछ बन रहा है, मशीनरी है, हमारे ब्रिज हैं, रोड हैं, और भी बहुत कुछ है। अब अगर आयरन को कोरोजन होगा, ठीक है, आयरन की रस्टिंग हो जाएगी, तो फिर तो बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना। हो सकता है ब्रिज गिर जाए, या बड़ी बड़ी कंपनीज में मशीन होती हैं तो लॉस हो सकता होता है वहां पे बहुत ज्यादा, अगर आयरन को हम उसकी कोरोजन को प्रिवेंशन नहीं देंगे तो प्रिवेंशन ऑफ आयरन जो है वो बहुत जरूरी है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन भी बहुत जरूरी है। अब हम प्रिवेंशन करें कैसे? ठीक है, कैसे प्रिवेंशन करेंगे कि कोरोजन ना हो आपके मेटल पे? उसके लिए हमारे पास आते हैं बेटा दो मेथड। पहला आता है हमारे पास वेरियर, ठीक है, वेरियर मेथड, वेरियर मेथड। और दूसरा आता है हमारे पास कैथोडिक प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है, कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो पहले हम बात करते हैं बैरियर मेथड की। बैरियर मेथड का मतलब है कि आपका जो भी मेटल है, आयरन है और कोई ऐसा एक्टिव मेटल है, तो वहां पे हम एक बैरियर, उसके सरफेस के ऊपर एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं कि डायरेक्टली उसका जो कांटेक्ट है एयर के साथ, वाटर के साथ, वो ना हो। तो हम बैरियर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? या तो हम उसमें पेंट कर सकते हैं, ठीक है, कवरिंग द सरफेस ऑफ मेटल विद पेंट। पेंट कर दो, जैसे हम अपने घरों में भी आयरन की अगर विंडोज हैं या डोर हैं, जो भी आयरन का होगा आपके घर में, तो हम उसको पेंट कर देते हैं, ठीक है, पेंट कर सकते हैं, बैरियर क्रिएट कर दो उसके मेटल के सरफेस के ऊपर। और बाई सम केमिकल्स, जैसे कि विसफिनोल हो गया, वो यूज कर लो, ग्रीस यूज कर लो। मतलब एक तरह से कोटिंग करनी है आपने, बैरियर क्रिएट कर देना है कि जो भी आपके पास यहाँ पे मेटल होगा उसका जो, क्योंकि सरफेस फिनोमेना होगा किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर होगा ना। अब सरफेस के ऊपर अगर आप बैरियर क्रिएट कर देंगे तो एयर का कांटेक्ट जो है वो डायरेक्टली सरफेस के साथ नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक बैरियर क्रिएट कर देंगे, राइट। और दूसरा होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। अब कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब ये हुआ कि अब हमें देखो, हमने जो अंडरस्टैंड किया उस अंडरस्टैंडिंग से हमें क्या समझ में आया कि कोरोजन कब हो रहा है? कोरोजन तब हो रहा है जब मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, मेटल की क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है। और ऑक्सीडेशन कब हो रही है, कब होगी? और जब ऑक्सीडेशन होगी तो वो एज अ एनोड एक्ट करेगा, राइट। अब अगर हम इस चीज को ही चेंज कर दें कुछ एक्सपेरिमेंट करके या कुछ प्रोसेसेस यूज करके, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दें कि आपका जो मेटल है वो एनोड की जगह कैथोड एक्ट करना शुरू कर दे, फिर क्या होगा, है ना। तो हम ऐसे यहाँ पे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेंगे कि जो रस्टिंग हो रही है, जो कॉरोजन हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन हो रही है वहां पे, वो हो ही ना, ठीक है, अब वो नहीं होगी। और तो वो एनोड की तरह भी एक्ट नहीं करेगा, तो वो हम क्या करें, कैथोडिक प्रोटेक्शन कर देंगे वहां पे, कि उस मेटल को हम एज अ कैथोड रिएक्ट करवा देंगे, ऐसे सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब हो कि जिस भी मेटल को प्रोटेक्ट करना है वो कैथोड एक्ट करेगा, ठीक है, जिस भी मेटल को आपने प्रोटेक्ट करना है वो क्या एक्ट करेगा बेटा, वो कैथोड एक्ट करेगा, ठीक है। अब जो जिस मान लो, मुझे मान लीजिए कि मुझे आयरन को प्रोटेक्ट करना है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही है, मुझे आयरन को प्रोटेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो वहां पे उसके ऊपर लेयर बना दूंगी उसकी, ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मैग्नीशियम रख लो, ठीक है, मैग्नीशियम रख लो, जिंक रख लो। तो ये जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब हम क्या करेंगे, आयरन के ऊपर एक लेयर बना देंगे, किसकी, मैग्नीशियम की और जिंक की। तो जब हम ये लेयर बनाएंगे तो ऑब्वियसली जो रिएक्शन जब होगी, तो उस केस में जो ज्यादा एक्टिव मेटल होगा वो, उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और जो कम रिएक्टिव मेटल होगा उसकी क्या हो जाएगी, फिर रिडक्शन हो जाएगी। तो वहां पे क्या होगा कि आयरन की क्या हो जाएगी बेटा, फिर उस केस में रिडक्शन हो जाएगी। और जो मेटल एज अ एनोड एक्ट कर रहा होगा उसकी क्या हो जाएगी, फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो हमें इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं।
ये क्या कह रहे हैं, टू कवर द सरफेस बाय अदर मेटल से उसकी सरफेस को कवर कर दो। एग्जाम्पल भी दिए हैं आपको यहाँ पे, दैट आर इनर्ट, या तो इनर्ट होने चाहिए या फिर जिस भी आप मेटल को सेव करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उस मेटल से ज्यादा वो रिएक्टिव होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू प्रोवाइड अ सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड ऑफ अनदर मेटल लाइक मैग्नीशियम जिंक विच corrodes itself but saves the object, मतलब वो खुद ही उनकी corrosion हो जाए बट वो दूसरे को क्या कर लें, सेव कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिए। पॉइंट क्या है, जैसे यहाँ पे जिंक की बात कर रहे हैं, तो जिंक की जब भी होती है, अगर आपने पढ़ा है पहले तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं, गल्वेनाइजेशन। अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो अभी ध्यान से सुन लीजिए। गल्वेनाइजेशन क्या होती है, गल्वेनाइजेशन में हम जिंक मेटल को यूज करते हैं फॉर कवरिंग आयरन। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि व्हेन जिंक इज यूज्ड, zinc is for used for covering covering आयरन। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो जिंक है वो लेयर बना लेता है अपनी, जो लेयर होती है वो किसकी होती है, दैट इज द फॉर्मूला बनता है उसका, जिंक कार्बोनेट एंड जिंक ओ एच ट्वाइस। ठीक, ठीक है, मतलब जिंक की एक लेयर बन जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिक जिंक कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, बेसिक जिंक कार्बोनेट कहते हैं। अब ये कार्बोनेट कहाँ से आया, हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से है, वो अब तक आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी जिंक जो है वो एनवायरनमेंट के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो एक इस तरह की लेयर बना देगा। अब मान लीजिए कि जिंक जो है आपने उसकी कोटिंग, उसकी लेयर बना के रखी है आयरन के ऊपर, राइट, तो आयरन के सरफेस के ऊपर फिर वो फिनोमिना नहीं होगा आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला, वो किसके किसके सरफेस के ऊपर होगा, फिर वो जिंक के सरफेस के ऊपर वो फिनोमिना होगा, राइट। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉरोजन, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, यहाँ पे आपका टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।